मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप। आपको बचपन के वो दिन याद हैं जब आप अपने घर वालों के साथ मिल बैठकर लूडो खेलते थे, जीतने के लिए तिगड़ों में बढ़ाते थे। अब आप वही सुनहरी याद प्लेयर पॉट पर ताज़ा कर सकते हैं और तो और इस ऐप पर आप लूडो खेलकर 50 लाख रुपए तक का इनाम भी जीत सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2021 में फिलीपींस की एक टीचर को फेसबुक पर कॉल सेंटर की जॉब से जुड़ा एक ऐड दिखाई दिया। जॉब कंबोडिया में था। लिखा था अंग्रेजी बोलने वाले विदेशी नागरिकों की जरूरत है, साथ में बढ़िया वेतन और रहने खाने की टॉप क्लास व्यवस्था। टीचर की उम्र 26 साल थी। उसके गर्भ में 3 महीने का बच्चा था। पिछले 4 महीनों से उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। वो अपने भविष्य के बारे में सोच कर थकने लगी थी। इसी बीच दिखे फेसबुक ऐड ने उसके मन में उम्मीद जगा दी। उसने लिंक खोला और 2 दिनों के बाद वो नोमपेन एयरपोर्ट पर खड़ी थी। फॉर्म भरते समय उसे बताया गया था कि कॉल सेंटर एयरपोर्ट के पास ही है, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँची तब कहानी कुछ और ही निकली। उसे बताया गया कि ऑफिस शिफ्ट हो चुका है 200 किलोमीटर दूर एक गांव में। वहाँ पहुँचने के बाद टीचर से उसका पासपोर्ट छीन लिया गया। उसे 3 दिनों तक एक कमरे में बंद रखा गया बिना खाना पानी के। जब उसने बाहर जाने की बात कही तब उसे मारा पीटा गया। 3 दिनों के बाद टीचर को बाहर निकाला गया। उसे धमकी दी गई कि अगर उसने कहना नहीं माना तो उसको किसी तीसरी पार्टी को बेच दिया जाएगा। तब तक उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उसने हामी भर दी। फिर उसे 5 फ़ोन और 5 ब्रिटिश सिम कार्ड दिए गए। उसे फेसबुक, टिंडर और व्हाट्सएप पर फर्जी अकाउंट बनाने के लिए कहा गया। इनके जरिए फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को फंसाया जाता था और उनसे अलग अलग तरीकों से पैसे ऐंठे जाते थे। इन सबके बीच टीचर ने किसी तरह अपने पति से कांटेक्ट किया। उसने लोकेशन साझा की। पति ने कॉल सेंटर के दरवाजे पर छिपकर पहरा दिया। जब पुलिस से बात नहीं बनी तब उसने पूरी कहानी फेसबुक पर लिखी। इससे ट्रैफिकर्स डर गए। वे पहले 1 लाख रुपए मांग रहे थे, लेकिन बाद में पोस्ट डिलीट करने पर टीचर को छोड़ने के लिए राजी हो गए। ये सिर्फ एक टीचर की कहानी नहीं है। इसमें नौकरी की लालसा, धोखाधड़ी, किडनैपिंग, ऑनलाइन स्कैम का एक पूरा नेक्सस काम कर रहा है। सितंबर 2021 में थॉमसन रॉयटर्स ने 9 ऐसे लोगों की कहानी पब्लिश की थी जिन्हें झांसा देकर नौकरी के लिए बुलाया गया, फिर पासपोर्ट छीनकर उनसे ऑनलाइन धोखाधड़ी करवाई गई। कुछ के घर वालों ने उन्हें बाहर निकालने के लिए 1.5 से 2 लाख की फिरौती भी दी। हालांकि ये कहानी इस रिपोर्ट तक ही सीमित नहीं है। साउथ ईस्ट एशिया के देशों में ऐसे गिरोहों की संख्या लगातार बढ़ी है। इन दिनों चीन, ताइवान, हांगकांग, वियतनाम और मकाऊ की पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया है। वे अपने नागरिकों को इस दलदल से बाहर निकालने की कवायद में जुटे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में सैकड़ों अपराधियों को अरेस्ट भी किया जा चुका है। हालांकि इसकी जड़ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो आज हम जानेंगे साउथ ईस्ट एशिया के देशों में ऑनलाइन स्कैमिंग और मानव तस्करी का धंधा फल फूल क्यों रहा है, लॉ एजेंसियां इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही हैं और इन सब के बीच चीन और ताइवान आपस में क्यों उलझ गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. आगे चलने से पहले एक जरूरी सूचना। दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर हैं कुकू एफएम। ये भारत में ऑडियो बुक्स के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक है। यहाँ पर आपको तमाम विधाओं में बोलने वाली किताबों का भंडार मिलता है। एक बार फिर से कुकू एफएम लल्लन टॉप के साथियों के लिए खास ऑफर लेकर आए हैं। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट। ऑफर का फायदा आपको कैसे मिलेगा? सब्सक्रिप्शन लेते समय LT50 का छोटा सा कोड डालना होगा। ध्यान रहे ये ऑफर पहले 500 यूजर्स के लिए ही है और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर पहुंचिए। सूचना समाप्त। अब शो को आगे बढ़ाते हैं, जहां आज बात साउथ ईस्ट एशिया में चल रही ऑनलाइन स्कैमिंग की होगी। पहले इतिहास को थोड़ा समझ लेते हैं। साल 1955 की बात है। इंडो चाइना से फ्रांस की वापसी हो चुकी थी। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आज़ाद हो चुके थे। उन्हें अपनी नियति तय करने का अधिकार मिला था। आज़ादी के साथ साथ कई चुनौतियां भी थीं। मसलन उन्हें अपने नागरिकों को बेहतर जीवन देना था, इकॉनमी ठीक करनी थी। इसका बड़ा दारोमदार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर टिका हुआ था। फ्रांस के शासन के समय पूरा व्यापार मेकोंग डेल्टा से
होता था। फ्रांस के जाने के बाद मेकोंग डेल्टा वियतनाम के पास चला गया। कंबोडिया के पास अपना पोर्ट नहीं था। ऐसे में उन्होंने दक्षिण में एक नया पोर्ट बनाने का प्लान बनाया। इसके लिए कंपोंग सोम को चुना गया। 1960 में ये पोर्ट बनकर तैयार हो गया। पोर्ट बनाने आए मजदूरों के लिए कच्चे घर बने थे। धीरे धीरे वहां बस्ती बस गई और आगे चलकर ये शहर बन गया। जिस समय ये शहर विकसित हो रहा था उस समय कंबोडिया के राजा थे नोडम सिहानुक। उन्हीं के सम्मान में कंपोंग सोम का नाम बदलकर सिहानुकविल कर दिया गया। वियतनाम वॉर के दौरान सिहानुकविल पोर्ट से हथियारों की सप्लाई हुआ करती थी। फिर आया 1975 का साल। 30 अप्रैल को साउथ वियतनाम की राजधानी साइगोन पर नॉर्थ के सैनिकों ने कब्जा कर लिया। इसी के साथ वियतनाम युद्ध खत्म हो गया। अमेरिकी सैनिक किसी तरह साइगोन से बाहर निकल गए, लेकिन उनका एक जहाज कंबोडिया के तट पर फंस गया। अप्रैल 1975 में कंबोडिया में खमेर रूज का कंट्रोल हो चुका था। उन्होंने अमेरिका के कंटेनर जहाज SS मायागुएस पर कब्जा कर लिया। जहाज के कप्तान और दूसरे स्टाफ मेंबर्स को बंधक बना लिया गया। फिर अमेरिका ने ऑपरेशन चलाकर उन्हें छुड़ा लिया। इस घटना को वियतनाम वॉर का अंतिम संघर्ष माना जाता है। खमेर रूज का शासन 1979 तक चला। उनके शासन में कंबोडिया का बाहरी दुनिया से संपर्क लगभग कट चुका था। खमेर रूज के हटने के बाद लगभग एक दशक तक वियत सैनिकों ने शांति व्यवस्था बनाने में मदद की। 1992-93 में यूनाइटेड नेशंस की निगरानी में कंबोडिया में चुनाव कराए गए। इस दौरान UN के सैनिकों को सिहानुकविल में ही ठहराया गया था। चुनाव के बाद अमेरिका ने सिहानुकविल से राजधानी नोमपेन के बीच सड़क बनाने के लिए मदद दी। राजधानी से कनेक्टिविटी होने के बाद ये शहर टूरिस्टों को रास आने लगा। उनकी संख्या बढ़ी तो होटल, कैसीनो और दूसरे धंधे भी यहाँ पर शुरू हो गए। इस तरह के धंधों में अधिकतर चीन के लोग आते थे। चीन में सख्ती के कारण उनका वहाँ काम करना मुश्किल हो रहा था। इसके बजाय सिहानुकविल उनके लिए सेफ था। यहाँ प्रशासन लचीला था, उनके ऊपर किसी तरह की निगरानी नहीं थी। फिर 2013 में चीन ने वन बेल्ट वन रोड प्रोग्राम लॉन्च किया। कंबोडिया भी इसका हिस्सा था। सिहानुकविल पोर्ट को इस योजना में शामिल किया गया था। OBOR लॉन्च होने के बाद कंबोडिया आने वाले चीनी अप्रवासियों की संख्या अचानक से बढ़ गई। डिप्लोमैट की एक रिपोर्ट के अनुसार 2013 में कंबोडिया में तकरीबन 80,000 चीनी नागरिक थे। 2019 में संख्या 2.5 लाख तक पहुंच चुकी थी। इनमें से 2 लाख लोग सिर्फ सिहानुकविल में रह रहे थे। लोगों की बढ़ोतरी के साथ साथ अपराधों की संख्या भी बढ़ने लगी थी। अधिकतर मामले ऑनलाइन स्कैम, किडनैपिंग, डिटेंशन और जबरन मजदूरी से जुड़े होते थे। इन मामलों में अधिकतर आरोपी चीनी नागरिक होते थे। अकेले 2019 में कंबोडिया में 744 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार कर देश से बाहर भेजा गया। अपराध बढ़े तो पुलिस भी सख्त हुई। कार्रवाई तेज की गई। मार्च 2022 में इंडोनेशिया के 30 नागरिकों को क्रिमिनल गैंग्स के चंगुल से छुड़ाया गया। अप्रैल में 66 थाई नागरिकों को बचाकर निकाला गया। अभी तक पुलिस थाईलैंड के 3000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित निकाल चुकी है। हालांकि अभी भी 1000 से अधिक थाई नागरिक सिहानुकविल में फंसे हुए हैं। मामला थाई नागरिकों तक ही सीमित नहीं है। 8 अगस्त की फोकस ताइवान की रिपोर्ट के अनुसार ताइवान के 2000 से अधिक नागरिक कंबोडिया में फंसे हुए हैं। यह आंकड़ा ट्रैवल रिकॉर्ड्स पर आधारित है। आशंका जताई जा रही है कि असल संख्या 5000 के आसपास हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रैफिकर्स लोगों को घुमाकर भी कंबोडिया ले जाते हैं, तीसरे देश के रास्ते। ऐसे समझिए कि अगर कंबोडिया ले जाना हो तो पहले वियतनाम या किसी और देश ले जाते हैं, फिर वहां से उन्हें कंबोडिया में एंट्री करवाते हैं। आपराधिक गिरोह जांच से बचने के लिए जमीनी बॉर्डर्स का इस्तेमाल भी करते हैं। ट्रैवल रिकॉर्ड्स में इनका आंकड़ा दर्ज नहीं होता। अब सवाल ये उठता है कि सिहानुकविल इस तरह के अपराधों का गढ़ कैसे बना। चीन में सरकारी लॉटरी के अलावा किसी भी तरह की जुएबाजी गैर कानूनी है। अब चीन में छिपकर ऑनलाइन गैम्बलिंग और कैसीनो चलाना मुश्किल होने लगा, तब उन्होंने फिलीपींस का रास्ता लिया। जब फिलीपींस में भी प्रशासन सख्त हुआ तब वे अपना पूरा सिस्टम लेकर सिहानुकविल पहुंच गए। यहाँ पर टैक्स कम लगता था, नियम कानून भी लचीले थे। जल्दी ही शहर में कैसीनोज की भरमार हो गई। उनके लिए जमीन और नई इमारतों की जरूरत थी। ऐसे में जमीन के दाम बढ़ने लगे। गैम्बलिंग के धंधे में आपराधिक गिरोह भी शामिल होने लगे। उनके बीच वर्चस्व को लेकर लड़ाइयां होने लगी। बीच सड़क पर मर्डर और लूटपाट की घटनाएं आम हो चुकी थी। इसको आधार बनाकर कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर बैन लगा दिया। यह फैसला चीन के दबाव में लिया गया था। लीगल गैम्बलिंग पर बैन के बावजूद कंबोडिया में गैम्बलिंग का धंधा चलता रहा। बस इतना हुआ कि इन कंपनियों ने कमाई का रास्ता बदल दिया है। कैसीनोज की आड़ में ऑनलाइन फ्रॉड चलाया जाने लगा। ऑनलाइन फ्रॉड में मानव तस्करी का पुट कहां से आया,
ये भी आपको बताते हैं। इसे समझने के लिए आपको फ्रॉड का पूरा साइकिल समझना होगा। एक कॉल सेंटर बनता है, वहाँ काम कर रहे लोग किसी की समस्या नहीं सुलझाते। उनका काम फर्जी पहचान के जरिए लोगों को शीशे में उतारना होता है। आमतौर पर सुंदर महिला या पुरुष की तस्वीर के सहारे दोस्ती गांठी जाती है, फिर वे आपस में पर्सनल चीज़ें शेयर करते हैं। इसके बाद फर्जी कॉलर किसी बड़ी समस्या का जिक्र लाती है, दोस्ती का हवाला देकर मदद के नाम पर पैसे लिए जाते हैं, फिर एक दिन अचानक से संपर्क तोड़ लिया जाता है। ये फ्रॉड का एक तरीका है। स्कैमर्स रोजाना नई नई स्कीम्स के जरिए पूरी दुनिया में लोगों को फांसते हैं और उनका अकाउंट खाली करते हैं। लूट का अधिकांश हिस्सा सरगना ले जाते हैं। कॉल करने वाले बस मोहरे की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। इस काम में बहुत कम लोग अपनी मर्जी से शामिल होते हैं। उन्हें कानूनी पचड़े में फंसने का डर होता है। कई लोग नैतिकता के आधार पर भी इससे इनकार करते हैं। कंबोडिया के नागरिकों को इस काम में शामिल करना मुश्किल है क्योंकि उनके पास कानूनी अधिकार हैं। शोषण होने पर पुलिस बुला सकते हैं। इससे स्कैमर्स को पूरा धंधा चौपट होने का डर होता है। इसलिए वे थाईलैंड, म्यांमार, चीन, ताइवान जैसे इलाकों से ज़रूरतमंद लोगों को निशाना बनाते हैं। वहाँ उनके एजेंट जाकर अमीर बनने का सपना दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा सैलरी का ऑफर देते हैं। उनसे किसी तरह की क्वालिफिकेशन भी नहीं मांगी जाती। नौकरी और पैसे के लालच में लोग तुरंत फंस जाते हैं। फिर उन्हें बहला फुसला कर बाहर निकाला जाता है। जैसे ही वे गिरोह के पास पहुँचते हैं, उनका पासपोर्ट छीन लिया जाता है। इसके बाद उन्हें धमकी दी जाती है। पासपोर्ट वापस करने के लिए 10-10 लाख रुपए तक की रकम उनसे मांगी जाती है। बहुत कम परिवार अपने घर वालों के लिए इतनी रकम चुका पाते हैं। जो नहीं चुका पाते, उनका भविष्य अंधकार में हो जाता है। इन लोगों का ना तो कोई रिकॉर्ड होता है, ना ही उनके बारे में कोई जानता है। ऐसे लोगों को ज़बरदस्ती ऑनलाइन फ्रॉड से लेकर यौन दास्ता तक कराई जाती है। अब सवाल आता है कि पीड़ितों को बचाने के लिए सरकारें क्या कर रही हैं। 11 अगस्त को ताइवान ने कंबोडिया में फंसे पीड़ितों को बचाने के लिए एक टास्क फोर्स की स्थापना की। 17 अगस्त को एक रिंग लीडर को हिरासत में लिया गया। महिला पर संदेह था कि वो ताइवान में लोगों को झांसे में फंसाने का काम करती थी। एक व्यक्ति की तस्करी के एवज में उसको लगभग 2.5 लाख रुपए मिलते थे। शुरुआती जांच में पता चला कि वो 50 लोगों को झांसा देकर कंबोडिया भेज चुकी है। ताइवान पुलिस ने अभी तक कुल 67 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगे और भी अरेस्ट होने की संभावना है। ताइवान सरकार अपने यहाँ तो गैंग्स पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन कंबोडिया से अपने लोगों को लाने में उसे मुश्किल आ रही है। दरअसल ताइवान और कंबोडिया के बीच किसी तरह का कूटनीतिक संबंध नहीं है। कंबोडिया ताइवान को अलग देश नहीं मानता, वो वन चाइना पॉलिसी का समर्थक है। 19 अगस्त को कंबोडिया में चीन के दूतावास ने ताइवानी पीड़ितों की मदद करने का दावा किया। उनके बयान में कहा गया कि वे चीनी नागरिक हैं। ताइवान ने इस पर नाराजगी जताई है। उसने कहा है कि हम अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। चीन को परेशान होने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। और भी देश अपने नागरिकों को बचाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। कंबोडिया सरकार ने उनकी मदद का वादा किया है, लेकिन ये गठजोड़ इस अपराध को कम करेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी बांग्लादेश से है। बांग्लादेश में बिजली संकट बढ़ता जा रहा है। अब सरकार ने बिजली कटौती का फैसला किया है। कटौती के तहत सरकारी दफ्तरों में काम के घंटों को कम किया जाएगा। इतना ही नहीं, अब बांग्लादेश में स्कूल में एक दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी भी रहेगी। बांग्लादेश के स्कूलों में आमतौर पर शुक्रवार को छुट्टी होती थी, लेकिन अब शनिवार को भी स्कूल बंद रहेंगे। सरकारी दफ्तर पहले 8 घंटे खुले रहते थे, अब इनमें केवल 7 घंटे काम होगा। हालांकि प्राइवेट ऑफिसों को अपने मुताबिक काम करने की आज़ादी दी गई है। बांग्लादेश में बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार उसकी पूर्ति नहीं कर पा रही है। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई इलाकों में दिन में केवल 2 घंटे की बिजली मिल पा रही है। अब समझते हैं ये संकट आया कैसे। बांग्लादेश अपनी अधिकतर बिजली नेचुरल गैस वाले प्लांट में बनाता है। जरूरत की गैस का बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से मंगवाया जाता है। दूसरे नंबर पर डीजल है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते ईंधन के दामों पर अच्छा खासा फर्क पड़ा है। बांग्लादेश में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। अगस्त की शुरुआत में पेट्रोल और डीजल के दाम 1.5 गुना तक बढ़ गए हैं। इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुए थे। जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में बिजली संकट और बढ़ सकता है। अगर सरकार ने सही कदम नहीं उठाए तो हालात बिगड़ सकते हैं। दूसरी सुर्खी यूक्रेन से है। यूक्रेन को सोवियत संघ से आज़ाद हुए 30 साल हो चुके हैं। हालांकि रूस अभी भी उसको अपना हिस्सा मानता है। इस साल 24 अगस्त को यूक्रेन अपनी आज़ादी की 31वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है, लेकिन इस बार उसकी आज़ादी का जश्न फीका रहने वाला है। वजह रूस के हमले का डर।
यूक्रेन ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी कीव में होने वाले सभी कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस आज़ादी के मौके पर कुछ गलत कर सकता है। कार्यक्रमों पर यह प्रतिबंध सोमवार 25 अगस्त तक रहेगा। रूस यूक्रेन से जुड़ा एक और अपडेट है। 20 अगस्त को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी माने जाने वाले अलेक्जेंडर डुगिन को मारने की कोशिश की गई। इस कोशिश में उनकी जान तो बच गई, लेकिन उनकी बेटी डारिया डुगिना मारी गई। मामले को लेकर अपडेट यह है कि रूस ने डुगिना की मौत का जिम्मेदार यूक्रेन को बताया है। रूसी सुरक्षा एजेंसी FSB का कहना है यह हत्या एक प्लान के तहत की गई है। एजेंसी ने कहा कि एक यूक्रेनी महिला जुलाई में अपनी बेटी के साथ रूस आई थी। ये महिला असल में यूक्रेनी जासूस थी। उसने डुगिना मारी की बिल्डिंग में ही एक अपार्टमेंट किराए पर लिया। वो डुगिना मारी का पीछा करती थी। उसने इसके लिए एक छोटी गाड़ी भी ली थी। उसने गाड़ी में 3 अलग अलग लाइसेंस प्लेटों का इस्तेमाल भी किया। पूरा प्लान बनाने के बाद उसने डुगिना की हत्या कर दी। वहीं यूक्रेन ने रूस के इन आरोपों को नकार दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के एक सलाहकार ने कहा कि FSB की ये कहानी एक काल्पनिक दुनिया की लगती है। ये महज एक रूसी प्रचार है। हमारा इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी हंगरी से है। हंगरी में मौसम का अनुमान लगाने वाले 2 अधिकारियों को उनकी नौकरी से निकाल दिया गया है। उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने मौसम का गलत अनुमान लगाया, लेकिन कहानी इतनी भी सीधी नहीं है। दरअसल हंगरी में शनिवार की शाम को सेंट स्टीफेंस डे मनाया जा रहा था। इस मौके पर आतिशबाजी होनी थी और आतिशबाजी भी छोटी मोटी नहीं बल्कि बड़े लेवल पर। इतना बड़ा कि इसे यूरोप के सबसे बड़े आतिशबाजी प्रदर्शन के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। राजधानी बुडापेस्ट में डेन्यूब नदी के पास 240 ऐसे पॉइंट बनाए गए थे जहां से 40,000 से भी ज़्यादा फायरवर्क छोड़े जाते। सब कुछ तय था, तैयारियां हो चुकी थी कि तभी मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी आई। कार्यक्रम के 7 घंटे पहले खराब मौसम की आशंका जता दी गई। वक्त बीता लेकिन मौसम वैसा का वैसा ही रहा। इसमें कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन सरकार ने चेतावनी के कारण पूरा कार्यक्रम हफ्ते भर के लिए स्थगित कर दिया। बाद में मौसम विभाग ने इसके लिए अपने फेसबुक पेज से एक माफीनामा भी शेयर किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मौसम की बात चल रही है तो जाते जाते चीन की भी खबर जान लीजिए। चीन के कई हिस्सों में इन दिनों सूखा पड़ा हुआ है। तापमान बढ़ रहा है। सूखे और गर्मी की वजह से फसलें भी प्रभावित हुई हैं। चीन की यांगत्से नदी काफ़ी अहम मानी जाती है। गर्मी की वजह से वह भी सूख रही है। इसकी वजह से जलमार्ग से होने वाला यातायात बाधित हो गया है। चीन के सिचुआन प्रांत में बड़ी मात्रा में बिजली हाइड्रो पावर प्लांट के जरिए बनाई जाती है, लेकिन यहाँ भी सूखे की वजह से नदियों का जल स्तर नीचे चला गया है, जिससे जल प्रवाह में कमी आई है। इसके कारण प्लांट सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं और बिजली की कमी हो रही है। चीनी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार सरकार बारिश के लिए बादलों में रसायन का छिड़काव करने की तैयारी में है ताकि फसल को बचाया जा सके। तो आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ। विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।